स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बतला रहा हूँ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टीज। उसमें बतला रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर की दो प्रॉपर्टीज मेन हैं। पहली प्रॉपर्टीज में कल हालांकि बतला चुका हूँ कि दोनों में H आयन का डिफरेंस होता है, केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है और एसिड के पास एक H आयन ज़्यादा होता है, यानी बेस के पास कम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा वो वीक होगा, या इसका उल्टा होगा। दोनों में से अगर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो दूसरी चीज़ वीक होगी। दूसरी चीज़ हम लेते हैं एडवांटेज और द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट्स। इसमें पहला है कि एसिड बेस जो होता है, एसिड या बेस कोई सा भी कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एसिड जो होगा वो कैटाइन ही होगा या बेस जो है वो एनाइन ही होगा, दोनों हो सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है नॉट कन्फाइंड टू वाटर ओनली। इस वाले कॉन्सेप्ट में एसिड या बेस की प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की केवल वाटर पर कन्फाइंड नहीं है, वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में भी वो एसिड बेस प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इवन नॉन एक्वस सॉल्वेंट या सोल्यूशन में भी वो एसिड या बेस प्रॉपर्टी शो कर सकता है, एसिड बेस के रूप में मौजूद हो सकता है। और इससे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस को भी हम मालूम कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है कि एक शॉर्ट नोट या ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में जब नोट लिखने के लिए आता है तो उसके हिसाब से पढ़ाया गया है। ये 2-3 पॉइंट जो है आपको आगे बतलाए जाएंगे। उसका क्वेश्चन अलग से भी आता है कभी कभी। तीसरी चीज आती है लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब हर कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस भी होते हैं, एडवांटेज भी होती हैं, और जो लिमिटेशंस होते हैं उसी की वजह से आगे कॉन्सेप्ट नया डेवलप किया जाता है, नई रिसर्च होती है। तो इसके जो है वो लिमिटेशन जो हैं कि जो ये प्रोटोनिक बेस्ड थ्योरी है, प्रोटॉन के एक्सचेंज पर है, तो नॉन प्रोटोनिक एसिड एंड बेस रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये भी हम आगे बतलाएंगे, लेकिन यहाँ के लिए लिमिटेशंस में इतना ही काफ़ी है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी सॉल्वेंट के लिए इंसिस्ट करता है, यानी एसिड बेस के लिए आपको डिफाइन करने के लिए या उसके बतलाने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज कोई ना कोई सॉल्वेंट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ये भी एक लिमिटेशन इसकी है। नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड जो होते हैं एक्वस मीडियम में ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन बेंजीन में नॉन पोलर सॉल्वेंट में लाइक बेंजीन में ये जो है एसिड प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि बेंजीन जो है वो H आयन को एक्सेप्ट नहीं करती है, जबकि वाटर जो है H आयन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो है सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है और सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर सकती है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, कोई एब्सोल्यूट थ्योरी नहीं है एसिड एंड बेस के बारे में कि ये कंपाउंड जो है वो हमेशा एसिड ही रहेगा या बेस ही रहेगा। अब लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जो हमने आपको ऊपर बतलाया था कि ये कैटाइन भी हो सकता है या एनाइन भी हो सकता है या इवन मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इवन यहाँ पर लिख सकते हैं और मॉलिक्यूल। जैसे कि मॉलिक्यूलर एसिड्स और मॉलिक्यूलर बेस। बहुत से एसिड्स ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, या बेस भी ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl डिसोशिएट होकर के H आयन दे रहा है, ऐसे ही HClO3 H आयन दे रहा है, H2SO4 H आयन दे रहा है, H2O भी H आयन दे रहा है और OH आयन भी दे रहा है। लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार चूंकि ये H आयन दे रहा है, ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल के रूप में है, और H आयन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूलर एसिड्स। सिमिलरली मॉलिक्यूलर बेस में अमोनिया जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है,
अमोनियम दे रही है कॉन्जुगेटेड एसिड इसका, अमोनिया जो है मॉलिक्यूलर बेस है। इसी प्रकार से H2O H आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, ये भी एक मॉलिक्यूलर बेस है। अब मॉलिक्यूलर बेस के बाद आते हैं कैटायनिक एसिड और कैटायनिक बेस, यानी मॉलिक्यूल के रूप में भी है और कैटायन के रूप में भी एसिड और बेस दोनों हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल कैटायनिक एसिड की ये है, सीधा अमोनियम ले लिया हमने। अब अमोनियम डिसोसिएट होकर के क्या दे रहा है, एच आयन प्रोड्यूस कर रहा है और अमोनिया दे रहा है। तो चूंकि ये एच आयन प्रोड्यूसर है, एच आयन फर्निश कर रहा है, इसलिए ये एसिड है। चूंकि ये कैटायन है इसलिए ये कैटायनिक एसिड कहलाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोनियम आयन को भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक जो आता है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आयन है हेक्सा एक्वा फेरेट हेक्सा एक्वा आयरन 3 कैटायन ये है कॉम्प्लेक्स। ये भी डिसोशिएट होकर के एक एच आयन या प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा कैटायन जो है कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये ब्रोंस्टेड एसिड है। क्योंकि ये कैटायन है इसलिए कैटायनिक एसिड है। इसी प्रकार से कैटायनिक बेस की एग्जाम्पल में बिल्कुल इसका उल्टा कर लेते हैं कि जो यहाँ पर जो आयन लिया था वो आयन यहाँ पर हमने ले लिया और उस आयन के लिए हमने प्रोटॉन जो है ऐड हो गया इसमें, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया इसमें और ये फिर से एक कॉम्प्लेक्स इसने आयन बना लिया। तो ये वाली स्पीशीज, ये वाली मॉइटी जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है और चूंकि ये कैटायन है इसलिए ये कैटायनिक बेस या कैटायनिक ब्रोंस्टेड कैटायनिक बेस कहला सकता है। तो ये दो तरीके की आपको बतला दी मैंने। मॉलिक्यूलर फॉर्म में एसिड और बेस हो सकते हैं, कैटायनिक फॉर्म में एसिड और बेस हो सकते हैं। अब थर्ड वन बचा एनायनिक एसिड और एनायनिक बेस। तो ये है बाइकार्बोनेट आयन, एनायन है ये, H2CO3 में से एक एच आयन निकाल दिया तो ये चीज बची। अब ये चलिए यही बतला दे रहे हैं। HCO3 जो है बाइकार्बोनेट जो है डिसोशिएट होकर के एक प्रोटॉन दे रहा है और कार्बोनेट दे रहा है। क्योंकि ये वाली स्पीशी डिसोशिएट होकर के प्रोटॉन दे रही है इसलिए ये एसिड की तरीके से बिहेव कर रही है, प्रोटॉन डोनर की तरीके से बिहेव कर रही है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फेट आयन एक एच आयन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है और सल्फेट आयन दे रहा है, तो ये भी एक एनायनिक एसिड के रूप में कार्य कर रहा है। अब यहाँ की चीज मैं ग्राफी यहाँ ले जाता हूं। अगर हम H2CO3 लेते और ये देता पहले स्टेज में एच आयन और HCO3 आयन, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये भी एच आयन दे रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर हुआ मॉलिक्यूलर एसिड। मॉलिक्यूलर एसिड हुआ चूंकि ये एच आयन दे रहा है और ये दोनों क्या हुए, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एच आयन का अंतर है, ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। तो इस वाली रिएक्शन में ये कॉन्जुगेटेड बेस है, लेकिन ये आगे जाकर के यहाँ पर जब डिसोशिएट हो रहा है इनटू एच आयन एंड कार्बोनेट आयन, तो इस वाले यहाँ पर ये चीज जो है ये अब यहाँ पर एनायनिक एसिड का काम कर रहा है। अब ये वाली चीज अगर यहाँ पर लेते हैं हम, कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर है, तो ये चीज अब यहाँ पर लेते हैं और ये आगे फर्दर डिसोशिएट होती है, तो ये फर्दर डिसोशिएट होने पर ये फिर एच आयन दे रही है। तो यहाँ पर ये अब इस रिएक्शन में ये चीज जो है वो एसिड का काम करेगी चूंकि ये प्रोटॉन डोनर है और इन दोनों में ये चीज क्या हुई, आपस में कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हो गई। इसी प्रकार से H2SO4 से HSO4 बनेगा, तो ये H2SO4 और HSO4 में HSO4 वहां पर क्या होगा, H2SO4 जब डिसोशिएट होगा H और HSO4 में, तो ये यहाँ पर एसिड है और ये कॉन्जुगेटेड बेस है इसका, ठीक है, और यहाँ पर ये एच आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब फर्दर ये चीज जब यहाँ पर लाए तो ये कॉन्जुगेट, ये क्या हो गया, एसिड हो गया, एनायनिक एसिड हो गया और एच आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोटॉन डोनर हो गया, तो ये यहाँ पर एसिड का काम करेगा, चूंकि ये एनाइन है इसलिए ये एनायनिक एसिड हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल कहां पर चली गई, ये दोनों एग्जाम्पल चली गई यहाँ पर। ये दो स्टेप में होता है, कोई भी डाई बेसिक
एसिड होता है तो उसका 2 स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा है, या ट्राई बेसिक का 3 स्टेप में भी हो सकता है। तो ये वही रिएक्शन यहाँ पर आ रही है। इसी प्रकार से एनाइनिक बेस के लिए आप उल्टी रिएक्शन लिख दीजिए इन वालों की। क्लोराइड H एक्सेप्ट कर रहा है, HCl दे रहा है, H एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए बेस है, ये एनाइन है इसलिए एनाइनिक बेस है। इसी प्रकार से ये क्लोरेट और सल्फेट आयन जो हैं ये भी एनाइनिक बेस होंगे। ओके, थैंक यू।